देखिए आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? देखिए जैसे आप आग के बगल में बैठे रहेंगे तो आपको गर्मी का अनुभव होता है, वैसे अगर आप आवेश के बगल में रहेंगे तो आपको उसका प्रभाव आपको समझ में आएगा। तो आवेश का जो प्रभाव समझ में आता है उसी को ठीक है वैद्युत बल रेखाओं के आधार पर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आवेश से ठीक है कह सकते हैं कि आवेश से काल्पनिक बल रेखा उत्पन्न होती है जिनको हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, और ये आवेश के प्रभाव क्षेत्र को दर्शाने का एक तरीका है। और ये काल्पनिक रेखा ऐसा नहीं कोई धागे की तरह आपको निकलती है, ये आपको काल्पनिक है ठीक है। इसको हम क्षेत्र बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं, आवेश का फील्ड है। देखिए हर एक का अपना, जैसे द्रव्यमान का अपना प्रभाव क्षेत्र होता है जिसको हम गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं, वैसे आवेश का प्रभाव क्षेत्र होता है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, और वैद्युत क्षेत्र को हम बल रेखाओं के आधार पे शो करते हैं। जैसे आप प्रकाश की किरणें होती है, आप प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो आप प्रकाश को यहाँ किरणों के आधार पर समझाते हैं, समझते हैं ठीक है। उसी तरीके से तो यहां पर देखें एक रेखा को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण, और किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। उसी तरीके से जो आवेश के प्रभाव क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे समझते हैं? बल रेखाओं के आधार पर। ये बल रेखाओं के समूह को हम वैद्युत बल रेखाओं, वैसे वैद्युत बल रेखा शब्द सही नहीं है, वैद्युत क्षेत्र रेखा, लेकिन हम चलिए यहाँ पे वैद्युत बल रेखा ही बोल दे रहे हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के समूह को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का जो हम अध्ययन करते हैं वो वैद्युत बल रेखाओं क्या था। तो हम यहां पर पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या। देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं, तो इसकी डिफिनीशन क्या दी जाती है? तो अगली हेडिंग आपकी रहेगी वैद्युत बल रेखा या वैद्युत बल रेखाएं। अभी हमने आपको बोला कि ये सही शब्द नहीं है, वैद्युत क्षेत्र रेखा ज्यादा सही शब्द है। हम यहाँ पे किताबों में अक्सर आपको वैद्युत बल रेखा ही लिखा रहता है, तो हम उसी को लिख देते हैं। तो इस शब्द के हिसाब से इसकी अंग्रेजी होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। देखिए निष्कोण का मतलब होता है, जैसा आपको दो रेखाएं आपने खींच दिया तो यहां कोण बन गया, लेकिन इस तरीके से खींच दिया तो आपको इसमें कहीं भी कोण नहीं है ठीक है। तो स्मूथ, ये आपको निष्कोण है और ये आपको क्या, यहाँ पे कोण आपको बन गया। तो निष्कोण वक्र का मतलब इस तरीके से। वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण है? तो जैसे पहला है
देखिए धन आवेश की जो वैद्युत बल रेखा है, धन बिंदु आवेश, तो धन आवेश की जो धन बिंदुवत आवेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो त्रिज्य दिशा में बाहर को निकलती है, और ऋण आवेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो त्रिज्य दिशा में भीतर को। अब इसको जो भी आपने पीछे वैद्युत बल रेखा की परिभाषा पढ़ा है, एक परिभाषा आपने आपको पीछे बताया गया, एक परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं कि वह निष्कोण वक्र जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश है, वह निष्कोण वक्र जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश चलता है उसको क्या कहा जाता है, वैद्युत बल रेखा। कुछ किताबों में आपको यह भी डिफिनीशन लिखी रहती है कि वह निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धन आवेश चलता है वैद्युत बल रेखा कहलाता है, और यह डिफिनीशन सही नहीं है। यह डिफिनीशन तब सही है जब वैद्युत बल रेखा सीधी होगी, लेकिन अगर वैद्युत बल रेखा सीधी नहीं वक्र है तब आपकी यह डिफिनीशन फेल हो जाती है। तो जो आपको डिफिनीशन आपको लिखाएगा, दूसरा आपको परीक्षण आवेश के आधार पर। परीक्षण आवेश इसको कहते हैं ऐसा आवेश जो जीरो को टेंड करता है, जिसका मान बहुत स्मॉल हो, जिसका मास भी बहुत स्मॉल हो। हालांकि मेन कंडीशन आपको चार्ज पर है, तो ऐसा आवेश जो जीरो को टेंड करता हो, उसका मास भी जीरो को टेंड करता हो, ऐसे आवेश को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो परीक्षण आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य तो एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन नगण्य होता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो परीक्षण आवेश है वो काल्पनिक आवेश है। काल्पनिक आवेश नहीं, ये रियल आवेश है। जो सबसे छोटा जो परीक्षण आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश, ये सब क्या है, सबसे छोटे परीक्षण आवेश है, और ये रियल चार्ज है। तो हम वैद्युत बल रेखाओं के देखिए, अगर हम परीक्षण आवेश के आधार पर हम इसको डिफाइन करें कैसे देंगे, जैसे मान लिया आपको ये धन आवेश और ये ऋण आवेश है। धन आवेश के अगर हम वैद्युत बल रेखा को डिफाइन करना चाहें या शो करना चाहें, कैसे दिखाएंगे, यहां पर हम लोगों ने परीक्षण आवेश इसके चारों तरफ रख दिया, धन परीक्षण आवेश, और आपने पढ़ा है कि धन धन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये धन परीक्षण आवेश है ये, तो धन धन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपने दूसरी डिफिनीशन हमने आपको क्या बताया, परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश के चलने का मार्ग क्या है, वैद्युत बल रेखा। तो धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग पर चलेगा वही मार्ग आपको क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखा। लेकिन अगर हम ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखा को डिफाइन करना चाहे धन परीक्षण आवेश के आधार पे, तो इसके चारों तरफ हम क्या रख देंगे, धन परीक्षण आवेश। ये धन परीक्षण आवेश हो गया। बताइए ऋण धन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये इस तरीके से आकर्षित करेगा। यहां धन परीक्षण आवेश किधर चलेगा, आवेश की तरफ, किधर चलेगा, आवेश की तरफ। और यहां धन परीक्षण आवेश किधर चलेगा, त्रिज्य दिशा में बाहर को। तो धन आवेश की, अभी हमने आपको क्या बताया कि धन परीक्षण आवेश के चलने का मार्ग क्या है, वैद्युत बल रेखा। तो धन परीक्षण आवेश किधर चल रहा है, त्रिज्य दिशा में बाहर को, और यहां धन परीक्षण आवेश किधर चल रहा है, त्रिज्य दिशा में भीतर को। हम यहां त्रिज्य दिशा क्यों बोल रहे हैं, आपको ये गोला हो या बिंदु आवेश हो, बिंदु आवेश मतलब जीरो त्रिज्या का गोला, अगर हम इसको इमेजिन करें तो बल किस दिशा में लगेगा, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। अगर मान लिया आपको ये नेगेटिव चार्ज है, तो बताइए बल की दिशा किधर है, ये गत की दिशा किधर है, ये त्रिज्या की दिशा में है, या बल रेखा की दिशा किधर है, त्रिज्या की दिशा में, तो त्रिज्य दिशा में भीतर को। उसी तरीके से अगर ये धन होता तो इस पर बल किधर लगता, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर को, ये त्रिज्या, ये बल की दिशा, यानी आपको ये बल रेखा की दिशा किधर है, त्रिज्या की दिशा में, इसलिए इसको त्रिज्य दिशा में बोला जा रहा है। तो पहला आपको है धन बिंदु आवेश की जो वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है वो त्रिज्य दिशा में बाहर को होती है, और ऋण की क्या होती है, त्रिज्य दिशा में भीतर को। तो पहला आपको है धन आवेश की वैद्युत बल रेखा त्रिज्य दिशा में बाहर को। त्रिज्य दिशा का मतलब यह होता है अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए तो ये सेंटर से होकर के जाना चाहिए, ये बिंदु आवेश है। ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखा की दिशा क्या होगी, त्रिज्य दिशा में भीतर को, ये त्रिज्य दिशा में भीतर को। इसका मतलब अगर इसको आगे बढ़ाया जाए ये सेंटर से होकर जाएगी,
जैसे मान लिया आपको ये कोई गोला है, ये त्रिज्य दिशा में बाहर हो गया, यानी इसको पीछे बढ़ाने पर ये कहां सो के जा रहा है, सेंटर सो के जा रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा खींच दें, ये गलत हो गया, इसको पीछे बढ़ाने पर ये सेंटर सो करके नहीं जा रहा है। तो धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश की वैद्युत बल रेखा त्रिज्य दिशा में। तो अगर धन का मतलब बाहर हो गया तो ऋण का मतलब क्या हो गया, भीतर। तो ये क्या है, त्रिज्य दिशा में बाहर की और ये त्रिज्य दिशा में भीतर। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब इसको आप समझ भी सकते कैसे, मान लिया आपको ये धन आवेश और ये क्या है, आपने धन परीक्षण आवेश को यहां छोड़ दिया धन के बगल में, तो बताइए धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ऋण क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो बताइए आपको ये इस तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन ये जब धन ऋण के पास पहुंच जाएगा तो क्या ये धन वापस आएगा, क्या नहीं आएगा। तो धन की, और अभी आपको क्या बता, धन परीक्षण आवेश को हम आगे पढ़ेंगे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ नॉट मतलब जीरो, यानी ऐसा चार्ज जिसका परिमाण बहुत सूक्ष्म जीरो को टेंड करता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। तो मान लिया कोई धन परीक्षण आवेश है, तो अगर इसको हम धन के बगल में छोड़ देंगे तो ऋण की ओर जाएगा, कभी ये वापस नहीं आएगा। यानी और धन परीक्षण आवेश के चलने का मार्ग ही क्या है, वैद्युत बल रेखा है। तो वैद्युत बल रेखाएं धन से चलकर ऋण पे समाप्त हो जाती है, ये बंद वक्र नहीं बनाती। अगर ये वापस आ जाती तब तो बंद वक्र बनाई, जहां से चले वहीं पर वापस आ जाए मतलब बंद वक्र, यहां से चले यहां पे समाप्त हो गया तो बंद वक्र नहीं बनाती। तो वैद्युत बल रेखाएं धन से चलकर ऋण पे समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, और ये बंद वक्र नहीं बनाती। तो अगली प्रॉपर्टी आपको, अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है, पहला क्या, धन आवेश की वैद्युत बल रेखाएं, अगर आवेश बिंदु है, बिंदुवत है तब, तो धन आवेश की वैद्युत बल रेखा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होती है और ऋण बिंदु आवेश की वैद्युत बल रेखा त्रिज्य दिशा में भीतर की ओर होती है। दूसरा आपने पढ़ा कि वैद्युत बल रेखा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तीसरा आपको है, दूसरा आपने क्या पढ़ा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश से समाप्त हो जाती है। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। अगला है, देखिए कभी कभी आपसे बोर्ड में पूछ भी लेता है कि वैद्युत बल रेखाओं के दो गुण लिखिए, तो आप कोई भी दो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी आपको यह है कि अगर मान लिया आपको ये वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत बल रेखा मान लिया आपको है, तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्शी खींच देंगे, स्पर्शी की दिशा इधर भी दिखा सकते, इधर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बल रेखा की दिशा इधर दिखा गया इसलिए हम स्पर्शी की दिशा इधर दिखाएंगे। तो अगर मान लिया आपको ये पॉइंट P है, तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला वर्ड क्या E है, तो वैद्युत क्षेत्र को E से डिनोट करते हैं, कैपिटल E से। क्योंकि ये सदिश राशि होती है और आप जानते हैं सदिश राशियों को शो करने के लिए उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, तीर लगा दिया जाता है।
तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला यह है कि अगर कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, मान लिया एक वैद्युत बल रेखा एक वैद्युत बल रेखा कोई है, ये दोनों अगर एक दूसरे को मान लिया अगर काट दिया तो समस्या क्या उत्पन्न होगी। अभी चलिए इस परिभाषा से आते हैं। वैद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए मान लिया अगर हम इस पॉइंट पर विचार करें तो ये पॉइंट आपको इस बल रेखा पर भी आ रहा है, इस बल रेखा पर भी आ रहा है। इस बल रेखा के आधार पर इस पॉइंट पर स्पर्शी इधर हो जाएगी और इस बल रेखा के आधार पर स्पर्शी इधर हो जाएगी। इस बल रेखा के इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इस बल रेखा के आधार पर इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। इस बल रेखा के इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, स्पर्शी की दिशा है, और इस बल रेखा के इस पॉइंट पर स्पर्शी की दिशा इधर यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। एक पॉइंट पर आपको दो दिशाएं संभव नहीं है। जैसे अगर आप चौराहे पे पहुंचे और आपको किसी ने कह दिया एक उसी समय पर आप उत्तर दिशा में भी चलिए, दक्षिण दिशा में भी चलिए, या उत्तर दिशा में भी चलिए और पश्चिम दिशा में चलिए, कभी पास में नहीं है, तो आप ठीक है, तो एक पॉइंट पर हमेशा एक ही दिशा हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा दिशा आ गई नहीं, और एक से ज्यादा दिशा क्यों आई, क्योंकि आपने बल रेखा को यहाँ पे काटते हुए दिखा दिया। इसका मतलब अगर किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा बल रेखा दिशा नहीं हो सकती है, ठीक है, और एक से ज्यादा बल रेखा कब होगी, जब वो एक दूसरे को काटेंगे। इसका मतलब वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती है। तो अगली प्रॉपर्टी है कोई भी दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती है। एक दूसरे को काट नहीं सकती है क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है। इसके हम अन्य प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। जैसा अगली प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत बाहर निकलती है, सतह के लंबवत भीतर प्रवेश करती है। वैद्युत बल रेखाएं अधिक विभव से कम विभव की ओर चलती है। वैद्युत बल रेखाएं जहां पर सघन होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल, और वैद्युत बल रेखाएं जहां विरल होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होती है।